विद्यार्थियों 11वीं क्लास, हम गुरुत्वाकर्षण हमारे चैप्टर 8 को समझ रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 2 समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को इसमें समझेंगे। एक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। पलायन चाल, जिसे हम प्रायः पलायन वेग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल शब्द जो है वो पलायन चाल है, एस्केप स्पीड है, इसका डेरिवेशन करेंगे। उपग्रह के बारे में कक्षीय चाल और परिक्रमण काल इत्यादि के डेरिवेशन आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, आपने देखा है कि आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र होता है, और यदि एक चुंबक आप रखे हुए हैं तो उसके आसपास जितनी लोहा, कोबाल्ट और निकल की चुंबकीय वस्तुएं होती हैं वो अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां तक की वस्तुएं चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में, कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। यानी उस पिंड का, प्रत्येक पिंड का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक उसका आकर्षण बल कार्य करता है, उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। यदि हम किसी वस्तु को इस दूसरी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाना चाहते हैं, ये देखिए एक पिंड है, इसके आसपास का कुछ एरिया रहेगा, वो उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि हम इस वस्तु को इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाना चाहते हैं तो हमें इस तरफ लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि हम इस पिंड को बहुत दूरी से यहां इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होगा। तब कार्य कौन करेगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड कार्य करेगा। ठीक है। और ऋणात्मक कार्य होगा, वही कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाएं तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन यदि पिंड को हम बहुत दूर से यानी अनंत से इस गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र उस पर कार्य करेगा। इससे हम गणना करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। ये कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक पिंड है, ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो अभी आपने पढ़ा, पहले इसकी डेफिनेशन को आप समझ लें और नोट कर लें। प्रक्रिया क्या है? अनंत से यदि हम किसी वस्तु को, किसी पिंड को इस गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। वही कार्य इस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा को नोट करिएगा। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे इस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जब डेरिवेशन हमारा आएगा तो ऋणात्मक आएगा। तो बच्चों, अब हम डेरिवेशन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कितना है? m∈e है। इसकी त्रिज्या re है। ठीक है। इससे O से, ये जो O पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट, यहां से स्मॉल r दूरी पर, ये r दूरी है, इस पर एक बिंदु A है, इस पर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं। मान लीजिए कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड, एक वस्तु यहां बिंदु P पर स्थित है। तो हमें इस अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए संपूर्ण कार्य की गणना करनी है। आप जानते हैं कार्य की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बल में विस्थापन का गुणा करना पड़ता है। तो जब हम बड़ा कार्य निकालते हैं तो फिजिक्स में और गणित में ये विधि है कि हम पहले छोटा कार्य निकालें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उन सारे कार्यों को निकाल के उनको जोड़ दें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि हम समाकलन कर दें। पहले अल्प कार्य निकालें और समाकलन कर दें। तो हम सबसे पहले तो इस पिंड पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। यहां से लेके यहां तक, O से लेके P तक, ये डिस्टेंस हो गई x, क्योंकि बिंदु P पर स्थित है, ये दूरी हमने क्या मान ली? x। तो यहां पर स्थित पिंड पर इस पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर gmem/x²। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से आया। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या मानी है हमने? x मानी है बच्चों। और एक द्रव्यमान क्या हो गया? पृथ्वी का m1 का मान क्या हो गया? me
इस पिंड का द्रव्यमान क्या हो गया, स्मॉल m, जो कि हमने माना है। तो ये हमारा बल आ गया। अब हम ये मानते हैं कि इस P से Q तक बहुत अल्प दूरी dx इसको विस्थापित किया गया, और dx विस्थापित करने में यदि किया गया कार्य अल्प कार्य dw है, तो कार्य की डेफिनेशन से कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो ये dw हो जाएगा F इंटू dx। हम इस F की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा बच्चों, dw बराबर gmem अपॉन x स्क्वायर dx। अब आप जानते हैं हम इसका समाकलन करेंगे, और हमारी परिभाषा क्या कह रही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वो बिंदु कौन सा है, A है, और वो दूरी कितनी है इसकी, R, यानी इंफिनिटी से R तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए इन सीमाओं में, इन लिमिट्स में हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चलिए देखते हैं समाकलन कैसे करेंगे। तो ये हमारे दो समीकरण अभी आए, हमने F का मान रख दिया। अब हम समाकलन करते हैं अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब ये बड़ा कार्य है तो ये W हो जाएगा, dw का समाकलन W हो गया। इंफिनिटी टू R ये समाकलन का निशान है, लिमिट लगेंगी इंफिनिटी, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, इंफिनिटी टू R। इस समीकरण का हमें समाकलन करना है। अब समाकलन का नियम ये है, जो कांस्टेंट राशियां हैं वो बाहर निकाल लेंगे हम, केवल समाकलन होगा 1/x स्क्वायर का, यानी x स्क्वायर का। तो ये g, me और m, g भी कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक है, me नियतांक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये इस पिंड का द्रव्यमान है जो P पॉइंट पे रखा हुआ है, वो स्मॉल m है। तो हम g, me और m को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे समाकलन के अंदर क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर dx। ये x स्क्वायर का ऐसे समाकलन नहीं होता, हमें इस x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, और जब x स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये हो गई x की पावर -2। समाकलन का बिल्कुल प्राइमरी जो फार्मूला है वो ये है, x की पावर n का यदि हमें समाकलन करना है तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये समाकलन का प्रारंभिक सूत्र है, आपको ये पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, अपने टीचर से आपने समझा होगा, बिना समाकलन और अवकलन के आप फिजिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो ये नीचे आ जाता है n+1। मान लीजिए x की घात 3 का समाकलन करना है तो वो होगा x की घात 3 + 1 बटे 3 + 1, माने x की पावर 4 बटे 4। अब यहां जो पावर है इसमें 1 जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो बचेगा, जो जुड़ेगा वही नीचे भाग हो जाएगा n+1 का। n की वैल्यू यहां क्या है, -2 है। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। अब तक हम यहां आ गए, अब हमने इसका समाकलन किया तो मैंने क्या बताया, x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1। n की वैल्यू यहाँ क्या है, -2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ऊपर x की पावर -1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल -1 बचेगा, क्योंकि -2 में से 1 गया तो -1 बचा, और -1 ये -2 में से गया। इस -1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये समस्या खत्म हो जाएगी, -gme आ जाएगा, और ये x की पावर -1 जो आया उसको नीचे ले आइए x को, तो वो 1/x हो जाएगा। x की पावर धन 1 हम लिखते नहीं है, लिमिट ये बाहर लगी हुई है। लिमिट खोलने का तरीका क्या है, यहां जो आता है उसमें पहले हम अपर लिमिट, ये अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट को यहां रख देते हैं, फिर एक ऋण का निशान लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को भर देते हैं। तो हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा -gmem 1/r, ये x की जगह क्या लिखाएगा, r लिखाएगा, और x की जगह माइनस का निशान लगेगा, और x की जगह यहां जो कुछ होगा, यहां क्या है, इंफिनिटी है, तो यहां अनंत लिखा गया। अब 1 जो अनंत होता है उसकी वैल्यू होती है 0। 1 अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये W आ जाएगा -gmem अपॉन r। यही कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त हुआ वो ये है, तो इसको कहते हैं हम U। इसी कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए, -gmem अपॉन r। आगे अभी हम पलायन चाल कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले यही फार्मूला हम लिखेंगे, आपको अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम पलायन चाल को समझते हैं। पलायन करना माने चले जाना, छोड़ जाना,
ठीक है। पलायन का मतलब होता है, पलायन चाल का, पृथ्वी से आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आ जाती है, नीचे गिर जाती है, नीचे आ जाएगी वापस। आप इसकी चाल को लगातार बढ़ाते जाएं, ऊर्ध्वाधर वस्तु को ऊपर फेंकें और इसकी चाल को बढ़ाते जाएं, वो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वापस लौटेगी। लेकिन हम चाल बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो हमें एक ऐसी चाल प्राप्त होगी जबकि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी, उसका आकर्षण बल वहां काम नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चली जाएगी। चुंबक के बहुत पास जब लोहे की वस्तु रखी रहती है, हल्की वस्तु, तो उसको खींच लेती है, लेकिन आप उस लोहे की कील को थोड़ा सा दूर करते जाइए तो फिर मैग्नेट उसको नहीं खींच पाती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसका जो है वो कमजोर हो गया या कम हो गया या समाप्त हो गया दूरी के साथ। इसी तरह से यदि हम वस्तु की चाल को बढ़ाते जाएं तो एक चाल हमें ऐसी मिलेगी कि वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, उसी चाल को कहते हैं हम पलायन चाल। अब इसको हम परिभाषित करते हैं, ये परिभाषा आप नोट करें। वह न्यूनतम चाल जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, पलायन चाल कहलाती है। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। एस्केप स्पीड, स्पीड के लिए V और E फॉर एस्केप कर जाना, एस्केप स्पीड होती है ये, तो VE से इसको प्रदर्शित करते हैं। उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए पलायन चाल से फेंकना पड़ता है। पृथ्वी से यदि हम वस्तु को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, यहां से पलायन चाल होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उसको भी हम निकालेंगे, हम आपको बताएंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको देख लें कैसे करना है हमको। हमने ये मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमने अभी निकाली, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो क्या आई, -GME/m/re, ये UE हो गई, अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अनंत पर किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, हम इसको U इंफिनिटी मान लेते हैं, वो 0 है। तो यदि वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है, अनंत पर चली गई है, तो वहां 0 है, और वहां से नीचे आएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ये होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकलेगी, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा में से हम ये पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हुई, डेल्टा U बराबर, ये तो 0 से कम है ना, माइनस लगा हुआ है, तो वृद्धि कैसे निकलेगी, 0 में से हम इसको घटाएंगे, तो 0 में से घटाएंगे तो U इंफिनिटी माइनस UE। अब इसकी वैल्यू रखी तो -2 हो गए, ये 0 है तो प्लस में आ गई। स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U क्या आ जाएगी, GME/m/re। अब यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पृथ्वी से फेंका जाता है तो हम उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं, वही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हम प्रारंभिक जो दी गई गतिज ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर करके पलायन चाल की गणना कर सकते हैं। तो अब हम यहां क्या करेंगे, यदि पलायन चाल भी है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा है, 12mv² होता है। यहां v की जगह क्या रखना है आपको, VE, तो हमारे पास आ गया 12mve² गतिज ऊर्जा, और ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो हमने अभी यहां से कैलकुलेट की। अब इस स्मॉल m को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब 2 का यहां तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा VE² = 2GME/re। ये बात हो गई। अब देखिए यहां तक हम आ गए, आपने एक फार्मूला और पढ़ा है स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, वो होता है G = GME/re² या G = GM/r²। ये हमारा फार्मूला क्या है, G और G में संबंध, ये वाला। अब यहां GM दिख रहा है, कैपिटल GME, यहां भी कैपिटल GME है, तो GME निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो GME क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, GME की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका तिर्यक गुणा किया GRE²। ये इक्वेशन 2 का मान यहां रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो VE बराबर हमारा आएगा 2
ये GME की जगह क्या आ गया, GRE² अपॉन RE। अब ये RE एक नीचे है और यहाँ RE² माने RE इंटू RE, तो एक RE कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारी जो पलायन चाल है वो ये आ गई, VE इक्वल्स टू √2GRE। ये पृथ्वी की त्रिज्या है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। इसके वर्गमूल की ये दुगना और इसके वर्गमूल के ये बराबर होती है। ये पलायन चाल का व्यंजक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको आप अवश्य करें, इसको पूरे को नोट कर लें, अपने टीचर से भी इसको और समझ लें यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से हम इसी फार्मूले से पलायन चाल की गणना करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मान लीजिए यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वो होती है उसकी पलायन चाल। वो कैसे आई है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या RE कितनी है, ये नोट कर लीजिए, 6400 किलोमीटर होती है, या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये हमारा फार्मूला है पलायन चाल का, VE इक्वल्स टू √2GRE। वैल्यू रख दीजिए, G का मान रखेंगे 9.8, RE का मान रखेंगे ये 6.4 इंटू 10⁶। अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 19.6, 2 8 16 की 6, हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, 19.6, 6.4। ठीक है, अब यहां पॉइंट है और यहां पॉइंट है, इसको आप दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 लिखेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे बटे 10 लिखेंगे, 10 की घात ऋण 2 आएगा, ऋण 2 इसमें से घटेगा तो ये 4 का बचेगा। देखिए इसका पॉइंट हमने यहां खिसकाया और इसका पॉइंट खिसकाया तो 10 की घात ऋण 2 आएगा, 6 में से 2 ये घटा दीजिए तो 10 की घात 4 हो गए। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। 196 का वर्गमूल 14 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 10 की घात 4 का वर्गमूल निकालेंगे आप, 10 की घात 2 आएगा। ये वर्गमूल का मतलब पावर 1/2, तो 2 से ये 2 दूनी 4, तो 10 की घात 2 आएगा। तो 196 का 14, 64 का 8, 10 की घात 4 का 2, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 112 आ जाएंगे। 112 गुणित 10 की घात 2, हम इसको लिख सकते हैं 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड। और ये 1000 मीटर है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो यू कैन राइट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी की सतह से पलायन चाल का मान है। इतनी चाल से जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। उपग्रह को इसी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है और वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है, कृत्रिम उपग्रह। अब हम चंद्रमा के तल से निकालते हैं इसी सूत्र से। चंद्रमा की सतह पर G जो होता है वो 1.7 होता है, ऊंचाई पर चंद्रमा पर 1/6 होता है, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्रिज्या चंद्रमा की है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। RM मान लेते हैं, मून की रेडियस है ये। वैल्यू रख दीजिए 2GR √2GRE RM, 2 इंटू ये G की वैल्यू 1.7 और RM की वैल्यू 1.74 इंटू 10⁶। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का जो वर्गमूल होता है, 10th में आप जब पढ़ते थे ऊंचाई के टावर के सवाल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो √2 की वैल्यू आपको आपके टीचर्स ने बताई होगी 1.414 है ना, और √3 की 1.732, तो ये तो आपको याद है। तो 1.414 और ये 1.7 और 1.7 हम मान लेते हैं, 2 हो गए तो वर्गमूल 1.7 आ गया। 10 की घात 6 का वर्गमूल 10 की घात 3 हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2.4038 आता है, 10 की घात 3 मीटर। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है चंद्रमा के तल से पलायन चाल का मान। ठीक है, तो ये दोनों आप आंकिक प्रश्न भी करेंगे, वैल्यू निकालना। अब हम बात करते हैं, अभी हमने पलायन चाल को पढ़ा तो एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर नहीं है, उसका कारण क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु कोई भी गैस किसी ग्रह पर तभी ठहर सकती है जबकि उसकी का माध्य तापीय वेग जो है वो पलायन वेग से कम होता है। जब पलायन वेग से ज्यादा हो जाएगा तो वो उससे एस्केप कर जाएगी, चली जाएगी। गैस के अणु निरंतर गति करते हैं सभी संभव दिशाओं में,
तो जिन ग्रहों पर पलायन चाल का मान गैस की माध्य तापीय चाल से कम होता है, मतलब गैसों की चाल ज्यादा है और पलायन वेग का मान कम है, तो उन ग्रहों पर गैसें रुकेंगी नहीं, वो उससे पलायन कर जाएंगी, अंतरिक्ष में चली जाएंगी, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं है। और यदि पलायन चाल गैसों की माध्य तापीय चाल से अधिक है, मतलब माध्य तापीय चाल कम है और पलायन वेग ज्यादा है, जैसे 11.2 अर्थ से है, तो गैस के अणु वहां से पलायन नहीं कर पाते, इसलिए वहां सघन वायुमंडल होता है। पृथ्वी पर पलायन चाल अभी हमने निकाली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जो गैसों की माध्य तापीय चाल हाइड्रोजन के लिए 2.5 के लगभग है, उससे बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल है। लेकिन चंद्रमा से पलायन चाल का मान कम है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और गैसों की माध्य तापीय चाल ज्यादा है इससे 2.4 से, ये बहुत कम है पलायन चाल, तो चंद्रमा से सारी गैसें एस्केप कर जाती हैं, चंद्रमा पर नहीं रुकती। ऐसा अन्य ग्रहों पर भी होता है। ये कारण है पृथ्वी पर वायुमंडल होने का और चंद्रमा पर नहीं होने का। इस प्रश्न को भी आपने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। आप ये जानते हैं कि ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, और मनुष्य द्वारा निर्मित वे पिंड जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं हम कृत्रिम उपग्रह, भू उपग्रह। जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का वो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कि कोई उपग्रह है, वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो चक्कर लगाने के पीछे, वृत्तीय गति के पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति तब करती है जब उसको अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है, तभी वो वृत्तीय गति कर सकती है। तो कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो उसे अभिकेंद्रीय बल मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। ये उसका गति करने का सिद्धांत है उपग्रह का। उपग्रह जिस चाल से गति करता है या कक्षा में स्थापित करने के लिए जो चाल की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। उपग्रह जिस चाल से गति कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर वो क्या कहलाती है, ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको हम कहते हैं कक्षीय चाल। उसे v सफिक्स o, ऑर्बिटल स्पीड है इसलिए o, वो एस्केप स्पीड थी इसलिए ve, vo से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, रेडियस re है, द्रव्यमान me है। इस अर्थ की सतह से h हाइट पर एक m द्रव्यमान का उपग्रह है जो h ऊंचाई ऊपर है, वो vo चाल से इसकी परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की। तो यहां पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस r है और पृथ्वी के तल से हाइट h है, तो ये स्मॉल r की वैल्यू होगी re प्लस h, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब वृत्तीय गति के लिए जैसे कि मैंने बताया अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। यहां v की वैल्यू क्या है, ये vo, तो mvo²/r, ये अभिकेंद्रीय बल समीकरण 1 हो गया। अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F = GMEm/r²। ये जो डिस्टेंस है r है और ये पृथ्वी का द्रव्यमान, एक द्रव्यमान हो गया me, एक हो गया उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम से आ गया। ये दोनों जब बराबर होंगे, परिक्रमा करने का सिद्धांत है कि अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर करेंगे, ये हमारा समीकरण 1, ये 2, हम दोनों को बराबर करेंगे तो स्मॉल m से ये स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसका पक्षांतर कर दीजिए तो r यहां आ जाएगा, तो एक r से ये r एक कैंसिल हो जाएगा, तो vo² = क्या हो गया, GME, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया यहां। अब GME/r, इसको vo² को लिख सकते हैं। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो GME/r, एक फार्मूला पलायन चाल का ये भी आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि स्मॉल r क्या है, r प्लस h के बराबर है, re प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट दोनों मिला के ये डिस्टेंस बनी है, तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, ये re प्लस h। और अभी हमने पलायन चाल में इस सूत्र का इस्तेमाल किया, g और g में संबंध, g = GME/re², तो GME की वैल्यू क्या आएगी, 3 गुणा कर दीजिए GRE², ये वैल्यू GME की यहां रखाएगी और स्मॉल r की रखाएगी, तो GRE² GME की जगह आ गया।
और स्मॉल आर की जगह आर ई प्लस एच ई। अब आर ई का स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो एक आर ई बाहर आ जाएगा। फाइनली हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या आ गया, वी ओ इक्वल्स टू आर ई अंडर रूट जी अपॉन आर ई प्लस एच। ये कक्षीय चाल का व्यंजक है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए। इसी स्लाइड में पूरा का पूरा डेरिवेशन यहां किया हुआ है। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है तो उस स्थिति में h जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो हम इसको, ये जो हाइट है बहुत कम है, तो h को हम नगण्य मान सकते हैं। इसको जब नगण्य मान लेते हैं तो यहां h 0 हो जाएगा, तो ये आर ई से आर ई जब कैंसिल होगा तो जी आर ई अंडर रूट जी आर ई आता है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन भी